नमस्कार, डीडी न्यूज पर दो टूक विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन जब ये पंक्तियां लिखी गई होंगी तब शायद भारत की राजनीति इतनी दिलचस्प नहीं हुई होगी, वरना यह लिखा जाता कि इश्क और जंग और भारत की राजनीति में कुछ भी संभव है। क्योंकि देखिए ना, बीते दिनों हमने एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट देखा देश की राजनीति में, और वो डेवलपमेंट क्या था? वो डेवलपमेंट था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का अलायंस हो गया, समझौता हो गया। ये वही आम आदमी पार्टी है 2012 में जिसका गठन हुआ था दरअसल कांग्रेस से लड़ने के लिए। कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने सर आंखों पर बैठाया था, क्योंकि एक उम्मीद दिखाई दी थी कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के करप्शन से लड़ेंगे। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि इश्क और जंग और भारत की राजनीति में सब कुछ संभव है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। कुछ लोग इसे अननेचुरल अलायंस कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के अननेचुरल अलायंस भारत की राजनीति में पहले भी होते रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का समझौता हुआ था सरकार चलाने के लिए, तब भी लोगों ने कहा था यह अननेचुरल अलायंस है। जब अशोक चौहान को बीजेपी ले लेती है, अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, तब भी लगा यह अननेचुरल अलायंस है। कांग्रेस अगर किसी और तमाम पार्टियों से समझौता करती है, समाजवादी पार्टी से समझौता करती है, जिस समाजवादी पार्टी को कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पानी पी पी कर कोसते हैं, जब उसी से हाथ मिला लेती है कांग्रेस, तब भी लगता है कि ये क्या अननेचुरल अलायंस नहीं। भारत की राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं है, सब पे इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जनता के साथ छलावा नहीं है? क्योंकि आज जो पार्टियां एक साथ आती हैं, हाथ मिला लेती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चुनाव में फायदा दिखता है, सिर्फ इसलिए अगर हाथ मिला लेती हैं, चुनाव के बाद अगर अलग होती हैं, या चुनाव से पहले जो एक दूसरे को कोस रहे थे, अगर सिर्फ जनता के वोट लेने के लिए एक साथ आ जाते हैं, जहां विचारधारा आपकी एक साथ नहीं है, जहां विचारधारा आपकी अलग अलग है, जहां आपके सिद्धांत अलग अलग हैं, जहां आपकी दरअसल जो है भाषण अलग अलग किस्म के होते रहे, क्या इस तरह के अननेचुरल अलायंस जनता के साथ धोखा नहीं है? आज दो टूक विशेष में यही चर्चा करेंगे आप हम। और मैं बता दूं कि मेरे साथ आज की इस डिबेट में भारत के कई सारे युवा मतदाता हैं। जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। भारत के ऐसे मतदाता जो शायद पहली बार कई लोग वोट करेंगे, ऐसे हमारे साथ मतदाता हैं, और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। इनके सवाल होंगे और इनके सवालों के निशाने पर जो लोग होंगे, आइए उनका भी परिचय करवा दूं। आरपी सिंह जी हैं मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। मेरे साथ निखिल जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं अक्सर। और मेरे साथ विष्णु पाठक जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ मुनीश रायजादा जी हैं। बड़ा दिलचस्प इनका जो है बायोडेटा है। दरअसल मुनीश रायजादा जी शिकागो में डॉक्टर थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तो आम आदमी पार्टी की जो विदेश विभाग था उसके ये को कन्वीनर थे कुमार विश्वास के साथ, और आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में, आम आदमी पार्टी के चंदा जुटाने के लिए बड़ी मेहनत करी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल से अलग हो चुके हैं, और आज जो है ये इस वक्त जो है भारतीय लिबरल पार्टी के नेता हैं, और साथ साथ जो हैं ये आज अरविंद केजरीवाल की मुखालफत करते हैं, क्योंकि इनको लगता है अरविंद केजरीवाल जिन सिद्धांतों के लिए खड़े हुए थे उन सिद्धांतों के साथ समझौता कर चुके हैं। और मेरे साथ नीलू रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं आज की डिबेट की शुरुआत, क्योंकि मैंने जहाँ से शुरुआत की वहीं से करता हूँ। विष्णु पाठक जी, क्या से क्या हो गया? हाँ, कभी हम जो दुश्मन थे आज दोस्त हो गए। मतलब राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन इस तरह का किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिनको आप लोग पानी पी पी के कोसते थे, जिनको आप कहते थे ये करप्ट हैं, जिन सोनिया जी के लिए आपने कहा ये जेल में होनी चाहिए, जिन राहुल जी के लिए आपने कहा ये जेल में होने चाहिए, करप्ट हैं, जिन शरद पवार जी के लिए आपने कहा कि इनका जो है स्विस बैंक में अकाउंट है, अकाउंट हमारे पास है, और जिस कांग्रेस को आप देश के लिए मानते थे अभिशाप है, उसी कांग्रेस के साथ आज आप जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई? कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्योंकि हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जितने करप्ट लोग थे, अभी आपने अशोक चौहान साहब और नारायण राणे साहब और अजित दादा पवार, ये सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में समाहित कर लिया।
तो इसलिए अब लगता है कि जो करप्ट लोग हैं वो धीरे धीरे 80% 90% भाजपा में शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी जो लोग बचे हैं वो भी इधर उधर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कांग्रेस के साथ गए। सोनिया जी कहाँ जाएंगी? राहुल नहीं, गांधी सोनिया कहाँ गांधी- जाएंगे? वो भी सोनिया आपको गांधी- लगता है कि सोनिया- वो भी बीजेपी में चली जाएंगी? क्योंकि नहीं, नहीं। सोनिया जी और राहुल जी के करप्शन के खिलाफ आपने सबसे पहले आवाज उठाई। अशोक जी देखिए, पार्टी का नेता होता है तो जवाबदेही उनकी होती है। तो जब हम लोग चाहे उनके दफ्तर का कोई अगर दफ्तरी अगर कुछ करप्शन करता है तो हम उनके बॉस को कहते हैं, तो उनके दफ्तर के इर्द गिर्द जो लोग भी थे वो चले गए। आप नेचुरली ले लीजिए कि आज प्रधानमंत्री जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बिहार में अगर करप्शन करता है, कोई दूसरे राज्यों में करप्शन करता है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एज ए विपक्ष मोदी जी को हम लोग कोसते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि डायरेक्ट उन्होंने किसी से रिश्वत ले लिया, ये कर लिया। अगर वो लोग फिर से दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे जो अभी भाजपा में करप्शन कर रहे हैं, तो भाजपा को भी हम लोग पवित्र मान लेंगे। चूंकि अभी तमाम पार्टियों का जो अपवित्र लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी में गंगा में नहा रहे हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि हम लड़ रहे हैं। सुनिए सर, अशोक जी, हम करप्शन से आज भी लड़ रहे हैं। वो जो करप्ट लोग थे इधर से इधर शिफ्ट हो गए, इसलिए हमारी लड़ाई यहाँ हो रही है। नेशनल हेराल्ड में जो करप्शन हुआ उसके लिए सीधा सीधा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका परिवार जो है नेशनल हेराल्ड घोटाले में आज भी जो है वो मामला चल रहा है। ये लोग राहुल गांधी, सोनिया जी जो है जमानत पर हैं, उसको आप करप्शन नहीं मानते? ये कॉलेज के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, युवा लोग हैं। नेशनल हेराल्ड का अध्ययन करने की चीज है। नेशनल हेराल्ड उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ट्रस्ट में दिया। उनकी प्रॉपर्टी थी? बिल्कुल बिल्कुल। मोतीलाल नेहरू से शुरू करिए ना। मोतीलाल नेहरू उनके नेशनल हेराल्ड का दूसरा मामला। क्या किसी परिवार की प्रॉपर्टी थी नेशनल हेराल्ड? नहीं। और नेशनल हेराल्ड में का था ना, नेशनल हेराल्ड में नहीं, मोतीलाल नेहरू अकेले नहीं थे उसमें नेशनल हेराल्ड में कम से कम जो है 100 से ज्यादा उसके अंदर जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। और जब उसके स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर ट्रांसफर कर दिए गए तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के जो वारिस थे उन्होंने कहा हमको पता भी नहीं कब हमारे शेयर ट्रांसफर हो गए। और इसमें एक नाम जो है भारत के एक पूर्व जज का भी है। उन्होंने आकर कहा कि भाई मेरे परिवार के जो शेयर थे वो कब गांधी परिवार को ट्रांसफर हो गए मुझे पता ही नहीं। गांधी परिवार को, अब ये बात तो गांधी परिवार वाले जाने, गांधी परिवार को ट्रांसफर नहीं हुआ है। दूसरी बात है आप करप्शन पे, अभी तो साहब मसला है जो चुनावी चंदे का है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर लतार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये चंदा जिस चुनावी बॉन्ड की बात करिए ना, नेशनल हेराल्ड कहाँ की है, कब की है, वो कांग्रेस वाले जानेंगे। पुराने घोटाले भूल जाते हैं, नए घोटाले पे बात करते हैं, ये कह रहे हैं आप। मोटी बात यह है कि भाई कांग्रेस के कुछ घोटाले अभी नजरअंदाज किए जा सकते हैं क्योंकि अभी चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराना है, तो अभी जो है हमारा लक्ष्य यही है। वैसे मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि आपने कहा सभी वहां चले गए, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद आता है जिनकी फाइलें लेकर अरविंद केजरीवाल जी कभी आते थे, और उनमें सलमान खुर्शीद, मुझे अच्छी तरह से याद है सलमान खुर्शीद जी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि सलमान खुर्शीद जी और उनकी पत्नी ने जो है वो विकलांगों को कुर्सी देने के नाम पे घोटाला किया। ये अरविंद केजरीवाल जी का आरोप था। मुझे अच्छी तरह से याद है अरविंद केजरीवाल जी फाइल लेकर आए थे कि सलमान खुर्शीद का घोटाले की फाइलें मेरे पास है, एक सबूत है, उनको जेल भेजेंगे। शीला दीक्षित को देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, उनको जेल भेजेंगे। ये सब आज आम आदमी पार्टी के लिए करप्ट नहीं रहे, क्या नहीं रहे वो कारण आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आऊंगा इस पर उससे पहले आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि जो चुनावी चंदे वाला मामला है, वो कह रहे हैं कि इसमें तो आपकी पार्टी के ऊपर जो है कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आपने जिस तरह से चुनावी चंदा करोड़ों रुपए जुटाया, तो वो कह रहे हैं कि भाई करप्शन के खिलाफ लड़ाई तो आज भी चल रही है, लेकिन आज बीजेपी के करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। जरा ये ध्यान कर लें कि ये जो सोनिया गांधी जी का मामला और राहुल गांधी जी का जो मामला कह रहे हैं, ये 2012 का मामला है। ये हमारी सरकार आने पर नहीं शुरू हुआ था, ये 2012 में कोर्ट में शुरू हुआ था और कोर्ट ने तब इनको जमानत दी। दोनों के दोनों लोग जमानत पे बाहर, करप्शन का मामले तो जमानत पे क्यों बाहर आते? कोर्ट कहता है भैया जाओ अब छुट्टी, आपको कोई मामला है नहीं। 50 लाख रुपए से 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का मामला है कि कुल 50 लाख, वो भी अपने नहीं, उससे 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का मामला है। अब उनको आज वो दिखता है ठीक है तो ठीक है, परंतु मैं अभी का ताज़ा उदाहरण दे देता हूँ। अभी हाल में पंजाब के अंदर 5 मंत्री, पंजाब सरकार के 5 मंत्री, उसमें उप मुख्यमंत्री सोनी साहब भी हैं, उनको आम आदमी पार्टी की सरकार ने जेल में डाला। वहाँ के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, जो आम आदमी पार्टी के महताहत आता है, उन्होंने जेल में डाला। अभी हाल में कोई इनका समझौता हुआ तो उनको बेल उनकी करा दी गई है, परंतु वो भ्रष्टाचार नहीं है। मजेदार बात पता क्या होगी अशोक भाई? दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे केजरीवाल साहब पटियाला में भाषण देकर आएंगे,
मैंने 5 भ्रष्टाचारी कांग्रेस के मंत्री जेल में डाल दिए, ये भाषण देकर आएंगे वहां पर, और इस बार हमको पंजाब के अंदर वोट दो, और शाम को जब आएंगे दिल्ली बोलेंगे राहुल गांधी सोनिया गांधी से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है, और कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है तो भाजपा है, ऐसा आकर बोलेंगे। ये सुबह और ये आप देख लीजिएगा, अभी चुनाव में होगा ये सब कुछ, ये बाद में होने वाला नहीं है। असल में क्या है, जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। याद करिएगा, बच्चों की कसम खाई थी कि मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, ना कांग्रेस के साथ ना भाजपा के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, और ना उनसे कोई सपोर्ट लूंगा। वो सपोर्ट लेकर सरकार बनाई। जिन शीला दीक्षित जी के खिलाफ 370 पेज लेकर घूमते थे कि मेरे पास 370 पेज हैं, मैं ये 370 पेज जब सरकार में आऊँगा शीला जी को जेल भेज दूंगा। कपिल सिब्बल जी के खिलाफ आप एक लंबी लिस्ट है जिनका ये नाम लेते थे। अच्छा, अब इन्होंने नाम लिया कि भ्रष्टाचारी हमारे खिलाफ हमारे पास आ गए। अरे भैया, किसी के मामले में मैं आज चैलेंज दे रहा हूँ और आपके चैनल पे चैलेंज दे रहा हूँ, आप कृपा कर बेस्ट वकील हायर करिए, फीस आरपी सिंह देगा, कह रहा हूँ मैं, फीस मैं दूंगा, और उससे केस लड़िए, चाहे तो निखिल जैन लड़ ले, इनकी जो फीस हो मैं देने को तैयार हूँ। नहीं सुनिए, नहीं आरपी सिंह जी, लेकिन सवाल फीस मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होती है। अगर आप मुकदमा जीत जाए तो फीस मेरी तरफ से गई, अगर हार जाए तो दुगनी फीस मेरे को दीजिएगा। सर में क्या कि कहने को आप कुछ भी कहे जाइएगा। अरे एक मिनट साहब, टोकन ये अशोक की डिबेट है, मैं मौका दूंगा आपको जी। परंतु जो मूल बात है कि ये सबके सब लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ भी कर कहीं भी चेपी लगाओ, कुछ भी करो, इकट्ठे हो जाओ। क्यों इकट्ठे हो जाओ? क्योंकि हमको मोदी जी को हटाना है। इनसे पूछो आपका नेता कौन है, हम चुनाव के बाद तय करेंगे। अच्छा, आपकी नीतियां क्या है वो भी नहीं बताएंगे, आपका मॉडल क्या है, रोल मॉडल क्या है वो भी नहीं बताएंगे। एक सेकंड और दे दीजिए। आपका रोल मॉडल क्या है वो भी नहीं बताएंगे। आपके पास 55 करोड़ आयुष्मान भारत का अल्टरनेटिव क्या है वो नहीं बताएंगे। आपके पास 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का अल्टरनेटिव क्या है वो नहीं बताएंगे। देश में 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत दे दी, मकान दे दिया, उसके ऑप्शन नहीं बताएंगे। हर घर के अंदर आज टॉयलेट बना दिया, 16 करोड़ घरों के अंदर टॉयलेट बना दिया, उसकी ऑप्शन ये मैं कह रहा हूँ, ना नेता है ना नीतियां हैं, और दूसरी बात ना नियत है। नहीं लेकिन आरपी सिंह जी, मेरा जो सवाल है, मैं एक बात, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि भाई आज आम आदमी पार्टी तो 2012 में आई, और आम आदमी पार्टी 2012 में आई और उन्होंने बड़े नैतिकता के भाषण दिए। आज इनकी नैतिकता की पोल खुल गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से पहले बीजेपी अपने आप को कहती थी पार्टी विद द डिफरेंस। आप कहते थे कि आप सबसे अलग हैं, आप बिल्कुल आप भी सबके करप्शन के। लेकिन अगर आज अशोक चौहान, जिनके ऊपर आपने कभी आदर्श घोटाले का आरोप लगाया, आज ऐसे नेता और दूसरे जो है ऐसी लंबी फेहरिस्त है, अजीत दादा पाटिल, तो फिर ये लगता है ना कि भाई आप लोग भी कहीं ना कहीं जो है आप लोग भी अननेचुरल अलायंस करते हैं, जिनको आप करप्ट कहते थे उनके साथ। जी, मैं वापस से रिपीट करता हूं, मेरा चैलेंज है निखिल जैन जी, जहां और कोई जिनको इन्होंने वकील हायर करना, विष्णु जी हायर करें और जाए कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो मामले अजीत दादा के खिलाफ कोई मामला नहीं है आज। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, निखिल वकील है, बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई मामला स्टैंड नहीं करता। हाँ, एनसीपी के लीडर्स के खिलाफ मामले हैं, वो शरद पवार जी भी, उस पर कई सारे नेता हैं जिसको लेकर ये हल्ला करते थे कि हम शरद पवार जी के गले नहीं लगेंगे, लालू यादव जी के साथ नहीं जाएंगे। वो लालू यादव जी जो जेल 4 मुकदमे में जेल काट चुके हैं, और अभी नए मुकदमे फिर शुरू हो गए कि बच्चों को नौकरी देने के चलते हुए उनकी जमीन हड़प ली, ऐसे मुकदमे शुरू हो गए। वो तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सबके खिलाफ, उनके परिवारजनों के खिलाफ शुरू हो गए। आज तो उनके साथ खड़े होकर गले मिलते हैं। याद है एक ऐसा इंसान आया हुआ था, जब एक स्टेज पे इकट्ठे हुए तो अरविंद केजरीवाल थोड़ा संकोच कर रहे थे वहां पे शपथ दिखाने के लिए, परंतु आज तो गले मिल रहे हैं। तो क्या है कि आज इनके पास एक ही एजेंडा है कि हमको देश की जो तरक्की है, जो 5वें नंबर की जो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, उससे जो रोबस्ट 5 इकोनॉमीज पे आ गए, उस पे हमने कैसे ब्रेक लगाया। ओके, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन अगर निखिल जैन जी, आप मुकदमा, वो कह रहे हैं कि फीस तो मैं चुका दूंगा, आप मुकदमा लड़ लीजिए, तो क्या आप मुकदमा लड़ेंगे इन लोगों, अजीत दादा पाटिल, अशोक चौहान? अगर करप्शन के मामले हैं तो किसी को तो आना चाहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अशोक जी, मुकदमे में कोई भी पार्टी, कोई भी लॉयर तब जीत सकता है अगर पुलिस कोई सबूत देगी। अब होता क्या है कि जब बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो अजीत पवार हो, अशोक चौहान हो, शुवेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, जिन पे सबने करप्शन के आरोप लगाए। अशोक चौहान पे तो प्रधानमंत्री ने खुद 2013 में आरोप लगाए। हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे करप्ट नेता कहा गया। एनसीपी को नेशनल करप्शन पार्टी कहा गया बीजेपी के द्वारा।
लेकिन यही नेता जब या तो बीजेपी में मिल जाते हैं या बीजेपी की फ्रेंचाइजी पार्टी बन जाते हैं, गठबंधन में आ जाते हैं, तो इनकी फाइलें अचानक से गायब हो जाती हैं। हमारे युवा मित्र बैठे हैं, काफ़ी फनी किस्सा हुआ था बॉम्बे हाईकोर्ट में कि अजीत पवार जब तक आए नहीं थे, इनके साथ गठबंधन नहीं हुआ था, अजीत पवार पे ईडी केस कर रही थी। ईडी कह रही थी कि इन्हें जेल में डालो, जेल में रखेंगे, ये करेंगे। जैसे ही न्यूज़ आई गठबंधन की, जज ने सरकार के वकील को देखा, सरकार के वकील ने बोला माय लॉर्ड्स डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगले दिन आके बोलते नहीं, हमें जेल में नहीं डालना इन्हें। तो अगर आप पूरे सिस्टम पे ऐसा कब्जा कर लेंगे कि आप फाइलें घुमा देंगे, आप एविडेंस घुमा देंगे, तो कोई भी करप्ट आदमी क्लीन बन जाएगा। और जब आप किसी पे बेबुनियाद आरोप लगाते चले जाएंगे तो किसी भी क्लीन आदमी को आप करप्ट बना सकते हैं। पीएमएलए में इस सरकार ने जो अमेंडमेंट करी, इन्होंने जो मूल रूप से क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल होता है गिल्टी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि आपको इनोसेंट मासूम माना जाएगा जब तक आप कानूनन तौर पे एक अदालत के द्वारा अपराधी ना पाए जाएं। पीएमएलए अमेंडमेंट में वो रिवर्स कर दिया। आप कहते हैं कि आप गिल्टी हैं अंटिल यू आर प्रूवन इनोसेंट, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अभी आपने सिस्टम की बात की, तो एक सवाल ये मेरा ये है कि आप जब सिस्टम की बात करते हो तो आपको क्या लगता है इस देश की अदालतें भी सब जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं? क्योंकि अभी आपने पीएमएलए का जिक्र किया, इसी पीएमएलए के खिलाफ जो है देश के बड़े बड़े जो विपक्षी नेता हैं, बड़े बड़े वकील हैं, और प्रधानमंत्री ने भी कहा और इसमें कोई दोहराई नहीं कि सबसे देश के धुरंधर वकील, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, ऐसी लंबी फेहरिस्त है, वो आपके पास है। तो क्या आपको लगता है कि देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है, वहां भी जाकर आप दरवाजा नहीं कर? क्योंकि पीएमएलए में आप लोग गए थे, आपने कहा था ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप लोगों की याचिका जो उठा के उसने बिल्कुल साइड फेंक दी। हाँ नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनफैक्ट कोर्ट्स किस तरीके से आज भी बहुत जज हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उसका उदाहरण हमने अभी देखा है कि जो बीजेपी ने फ्रॉड करा है चंडीगढ़ के इलेक्शन में। सिंह साहब के साथ ही शायद मैंने इस पे डिबेट करी थी कि चंडीगढ़ में जब इलेक्शन ये लोग जीते, आप देखिए किस तरीके से इलेक्शन बीजेपी लड़ती है, जहां पर 20 वोट एक पार्टी के पास है, एक अलायंस के पास है, 15 आपको मेजोरिटी चाहिए, बीजेपी के पास 12 थे। क्या करते हैं, सॉरी बीजेपी के पास 15 थे, मेजोरिटी मेरे ख्याल से कुछ 16-17 की थी, हाँ 17 की मेजोरिटी थी, 20 थे इंडिया अलायंस के पास। इनके बंदे को, बीजेपी के मेंबर को, काउंसिलर थे वो पहले बीजेपी के, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के वो 8 पर्चियां जो विपक्ष के लोगों ने वोट डाले हैं, उन पर्चियों को कैंसिल कर दिया, इनवैलिड बता के फर्जी तरीके से इलेक्शन ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, वो ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे लताड़ लगाई, एकदम सुप्रीम कोर्ट। मैं वही कह रहा हूं कि आपको अदालतों पे भरोसा है ना, आप तो और आप वकील हैं, तो फिर सवाल ये कि आपको लगता है कि अगर सरकार जो है इनके करप्शन के खिलाफ, वही तो आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि भाई मैं आप फीस देता हूं, आप लोग जाइए अदालत में जाइए, दरवाजा अगर उन्होंने कुछ करप्शन किया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अदालतें तो साथ में है। हाँ मैं एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट जवाब के बाद, मैं बिल्कुल जवाब के बाद आ रहा हूँ। हाँ, अदालत न्याय सिर्फ तब कर पाएगी जब उसके सामने तथ्य होंगे। ये चंडीगढ़ में इनका फ्रॉड कैसे पकड़ा गया? क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज थी, वो बैलेट्स प्रिजर्व हो रखे थे। अगर यहीं पर विपक्ष ने इतनी तेजी से अदालत को अप्रोच करके स्टे ना लगवाया होता, इन चीजों पे डायरेक्शन ना ली होती, वो पर्चियां कोई चूहे खा जाते और सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाती। जैसे जब आर्यन खान के साथ वो सारा प्रकरण हुआ समीर वानखेड़े द्वारा, उस दिन सीसीटीवी फुटेज नहीं है ईडी। अब आपने तथ्य की बात की तो मुझे याद आया कि एक तथ्य जो है वो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके कहा था कि शरद पवार जी का जो स्विस बैंक अकाउंट है, उस स्विस बैंक अकाउंट का जो खाता है वो उसका नंबर मेरे पास आ गया है, लेकिन वो तथ्य कहाँ गया हमें नहीं पता। जिन फाइलों की मैंने बात की हमको नहीं पता, लेकिन आरपी सिंह जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं डिबेट में आ रहा हूँ। चंडीगढ़ का विषय है, मेरा चैलेंज स्वीकार करें, उनको बोलो अब क्योंकि वो मेयर बन गए हैं, अब वो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव कराना है, वो भाग रहे हैं उससे। वो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव करा नहीं रहे वहां पर। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, उनको बोलो कल सुबह डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव करा लें, वे चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं है, उनके पास लोग नहीं है। और मेरा ये, जैसे ये डिप्टी मेयर और मेयर का, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, वह खुद भी जाते रहेंगे। चलिए मैं क्या कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम कोर्ट के ऑर्डर का मान करते हैं, उनका आदर है, परंतु मैंडेट नहीं है, जमीन पर उनके साथ लोग नहीं है। ठीक है, ये है हकीकत। मैं एक बार फिर जो है एक मिनट निखिल जी, मैं एक बार फिर आज के विषय पर आता हूं, क्योंकि आज का विषय जो है यंग वोटर है, उनके बीच हम अननेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे राजनीति में हो जाता है कि जिसको आप कल तक गाली देते हैं, जिसको आप चोर बताते हैं, जिसको आप करप्ट बताते हैं, उसी के साथ आप जाके बैठ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं। मेरा मूल विषय, मैं इस पर एक बार फिर आता हूँ, जल्दी से आपका कमेंट, फिर मैं बाकी मेहमानों के बाद अभी आऊँगा आपके पास भी, क्योंकि आपने अभी कहा कि भाई बीजेपी ने आरोप लगाए थे इन लोगों, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस ने भी तो कहा था
कि शराब घोटाले के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल है, बल्कि जब शराब घोटाले में कार्रवाई शुरू हुई, दिल्ली शराब घोटाले में, कांग्रेस के नेताओं ने बार बार जो है छाती ठोक कर कहा कि ये वो घोटाला है जो हमने पकड़ा, और उसका श्रेय उन्होंने लिया कि दिल्ली का शराब घोटाला जो आम आदमी पार्टी ने किया वो दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक्सपोज किया, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर किया। आज आप उसी शराब घोटाले करने वालों के साथ आप चले गए। अशोक जी, हमारे युवा मित्र यहाँ बैठे हैं। एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा कि जब भी नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, आम आदमी के हों, कांग्रेस के हों, सामने वाले नेता पे आरोप लगाएं तो इसका मतलब ये नहीं है सामने वाला अपराधी है। इसका मतलब ये है उन्हें लगता है कि सामने वाले ने अपराध करा है। अब कभी वो सही लगता है, कभी वो गलत लगता है, कभी वो राजनीतिक ताली होनी चाहिए, क्योंकि आज जो है निखिल जी ने बात स्वीकार करी कि राजनीति में नेता आरोप ऐसे ही लगा देते हैं। नहीं, उनको कुछ वो नहीं होता, सिर्फ आरोप लगाने के लिए लगाए जाते हैं। मैंने ये कहा कि आरोप नेता तब लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाले ने करप्शन मतलब कोई फैक्ट नहीं होता। केजरीवाल जी को जब लगा कि राहुल गांधी ने करप्शन है तो आवाज उठाई। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मतलब इसका मतलब है कोई फैक्ट नहीं होता, उनको लगता है। आज मुझे लगे निखिल जैन करप्ट है, मैं बोल दूं निखिल जैन चोर हैं, तो ऐसे राजनीति चलेगी? क्योंकि मैं यही कह रहा हूं सर, अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि शीला दीक्षित देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए क्या किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। ऐसे कैसे चलेगा? इंडिया अगेंस्ट करप्शन 3 स्कैम्स के नाम पे चली थी, कोल स्कैम, CWG स्कैम एंड 2G स्कैम। सर आप एक मिनट मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि मैं वो मेरे जहन से ना वो तस्वीर नहीं जाती निखिल जी। मैं भले ही शीला दीक्षित जी को है मैं मानता हूं, मुझे आज भी याद है इसी दिल्ली की सड़कों पर एक ऑटो जो चलता था उसके पीछे शीला दीक्षित की बड़ी तस्वीर होती थी, आपको याद होगा, और लिखा रहता था नीचे कि शीला दीक्षित देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। आप उसके बाद एक भ्रष्टाचार का आरोप प्रूव नहीं कर पाए। ऐसे थोड़ी होगा, आप किसी की जिंदगी भर की राजनीतिक कमाई जो है आप उसको धुआं कर दें, किसी की जिंदगी भर की राजनीतिक ईमानदारी पर आप आरोप लगा के कहते देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, और उसके बाद आपके पास ना तथ्य हो ना कुछ। ये नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने 2019 में पूरे कैंपेन चलाया चौकीदार चोर है, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद कोर्ट में जाके माफी मांग ली। तो आपको ये हक किसने दिया नेताओं को कि आप किसी के ऊपर इस तरह? नहीं अशोक जी, कोर्ट में माफी इसलिए मांगनी पड़ी, कोर्ट में माफी को उन्होंने गलत तथ्य रखे थे, उन्होंने गलत। हाँ तो माफी मांगी ना उन्होंने, माफी मांगी ना और मुद्दे में किसी और ना इसी मुद्दे में, चौकीदार चोर है के मुद्दे में। उन्होंने इसी मुद्दे पे माफी मांगी थी, उन्होंने इसी मुद्दे पे माफी मांगी थी। ये कहा कि हाँ उन्होंने ये बोला कि कोर्ट ने भी मान लिया, कोर्ट ने नहीं माना। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कोर्ट ने भी मान लिया चौकीदार चोर है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना था। मैं यही तो कह रहा हूँ, अदालत में भी प्रूव हुआ, अदालत में वो प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। हमारे युवा मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कोर्ट में क्या हुआ था। सर ना क्या उन्होंने माफी मांगी कि नहीं मांगी? माफी मांगी सरकार से कुछ माफी मांगी कि नहीं मांगी? सरकार ने दिया, माफी मांगी कि नहीं मांगी? कहा कि मैंने माफी मांगी कि नहीं मांगी? माफी मांगी कि नहीं मांगी? वही रंजन गोगोई जी आज राज्यसभा में बैठे हैं। निखिल जी माफी बताइए ना, माफी मांगी कि नहीं मांगी? राज्यसभा हो क्या रहा है? ये राहुल गांधी ने अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर ये माफी मांगी कि मैंने ये कहा चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने माना, जबकि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी अदालत में आज तक वो प्रूव नहीं कर पाए कि चौकीदार चोर है। सवाल है आप किसी राजनीतिक आज के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि हम में से नहीं मानता। मैं फिर आता हूँ अशोक जी, आज के जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कहते हैं ये सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस हम नहीं मानते, जो रंजन जी ने शुरू करी थी। मेरी डिबेट आज के न्यायाधीशों पे नहीं, अभी आपने कहा न्यायाधीशों में आपको भरोसा है, और मैं उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट जो है वो भ्रष्ट है। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, मैं उस डिबेट में हरगिज नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है देश की संवैधानिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो काम कर रही हैं, और देश में डेमोक्रेसी है। इसीलिए निखिल जी आप यहाँ, विष्णु पाठक जी यहाँ सरकार की आलोचना करने के लिए, तो देश में डेमोक्रेसी भी है, देश में संवैधानिक संस्थाएं काम भी कर रही है, उनको हमें डिमीन नहीं करना, इसलिए मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। पर मुनीश रायजादा जी, आपको थोड़ा सदमा लगा, झटका लगा कि जिस आम आदमी पार्टी के आप कह सकते हैं संस्थापक सदस्य थे, आज वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई है? जी, एक टिप्पणी, आप युवा साथी सामने बैठे हैं, मैकियावेली जो कहते थे कि आप किसी भी ढंग से सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कीजिए, वो भी आज कब्र में रो रहे होंगे जिस प्रकार की डिबेट आप सुन रहे हैं। ये बिल्कुल संदेश मत लेके जाइएगा कि राजनीतिक में
नैतिकता की राजनीति नहीं की जा सकती। आज का जो माहौल है बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए और इम्प्रेस अपन मत होइए। अन्ना आंदोलन के समय देश विदेश से दुनिया भर के लोग जुड़े थे। जन लोकपाल बिल की लड़ाई थी, लेकिन उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। उस पॉलिटिकल पार्टी का एक ही बयान होता था, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। पूरा देश उत्तेजित हुआ, आंदोलित हुआ। लेकिन उसके बाद शीला दीक्षित, न केवल शीला दीक्षित, ऑटो रिक्शा के पीछे, जैसा अशोक जी ने कहा, 43% लोग ये बोलते हैं, वे सब फेक सर्वेस थे, हम लोग खुद लगाते थे, क्योंकि मैं भी उस वक्त अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी का हिस्सा था। अनफॉर्चुनेटली तो हम लोग सर्वे लगाते थे, झूठे सर्वे, कि 43% लोग बोलते हैं कि शीला दीक्षित देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। 400 करोड़ रुपए जब सत्ता में आए 2015 में, तो आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा जी ने, जो कि दिल्ली जल बोर्ड का विभाग उनके पास था, उन्होंने कमेटी बैठाई। 400 करोड़ रुपए के गबन का मामले में उन्होंने फाइल दी। जब वो फाइल दे के एक मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें कि तुम्हें यही काम है क्या, और कोई काम नहीं है, और उसको अगले दिन उनके विभाग से उनको पदच्युत कर दिया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा ले लीजिए, राजीव गांधी ले लीजिए, राहुल गांधी ले लीजिए, किसको हमने नहीं बख्शा। जेब से ऐसे फरे निकालते थे, पर्ची, फेक पर्ची होती थी कि ये देखो इसका स्विस बैंक अकाउंट नंबर है, अंबानी का स्विस बैंक अकाउंट नंबर। तो जो भी प्रपंच की राजनीति, क्योंकि आज अगर आप 10 साल पीछे देखते हैं तो आपको लगेगा प्रपंच की राजनीति थी, लेकिन उस वक्त लगता था कि नहीं, हम लोग राजनीति बदलने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। तो जो आज अलायंस हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, इसको आप 3 शब्दों में कैरेक्टराइज करना चाहूँगा मैं, अनहोली, अननेचुरल एंड अनएथिकल। इसके लिए नहीं आए थे ये लोग। जो भी आम आदमी पार्टी में जुड़े थे वो देश बदलाव के लिए आए थे। लेकिन आज माहौल ऐसा बन चुका है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो जो ये इस वक्त चल रहा है माहौल, उससे आप बिल्कुल इम्प्रेस अपन मत होइए। देश बड़ा है, पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, एंड पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स है, वो कुछ भी जस्टिफाई करने के लिए तैयार हो जाती है। ओके, देश बड़ा है, ये बात है। जल्दी से निखिल जी, मुझे ब्रेक लेना है, फिर मैं ऑडियंस के सवालों पर आऊंगा। आप ही लोगों से सवाल होंगे, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। एक छोटी सी बात यह है, जब हम बोलते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, एनडीए में 38 दल हैं। ठीक है, इंडिया में 27 दल हैं। एनडीए में आज नेशनलिस्ट करप्शन पार्टी, जिसे बीजेपी ने कहा था, वो शामिल है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे शामिल हैं, लेकिन थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। उन्होंने अपनी बात रख दी, कोई मैं इस विषय में नहीं ज्यादा डिटेल, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको तो सवाल आज ये उठाना चाहिए, जो आपने उठाएंगे तो मैं उठाऊंगा, कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस किया था, वो अननेचुरल अलायंस था। आपने कह दिया, इसलिए मैंने नहीं उठाया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो बीजेपी से भी सवाल होगा। मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे तो मैं उठाऊंगा सवाल। लेकिन मैंने कहा हम विषय पर थोड़ा सा रहें, क्योंकि हम इधर उधर चले जाएंगे, बहुत सारे विषय आ जाएंगे राजनीति में। आप लोगों के पास विषयों की कमी नहीं रहती, आप लोगों के तो मुद्दे की कमी। युवा मित्रों के लिए एक छोटी सी लाइन मैं बोलना चाहता हूं, ताकि इनकी सोच थोड़ी प्रैक्टिकल हो। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। पॉलिटिक्स में ये भी आपको सुनिए क्या कह रहे हैं। ये मनमोहन सिंह जी की लाइन है, ये मनमोहन सिंह जी की लाइन है, सुषमा स्वराज जी की भी है, सुषमा स्वराज जी की भी है, अरुण जेटली जी की भी है। आपने क्या बोला था कि मैं अलायंस की कंपल्सन है, इसलिए मैं राजा, ये जो राजा थे या बाकी लोग थे भ्रष्टाचार, इनको सहन कर रहा हूँ। ये मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था। मोदी जी का तो वो कंपल्सन भी नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से सुनिए, मेरे ख्याल से मैं यही कह रहा हूँ, एक मिनट आऊंगा पाठक जी, मैं यही कह रहा हूँ कि राजनीति में समझौते होते हैं, राजनीति में अलायंस बनते हैं, लेकिन कम से कम जो है ऐसे अनहोली अलायंस नहीं होने चाहिए। अनहोली, मैं नहीं कह रहा कि कौन सा अनहोली अलायंस है, लेकिन देश की जनता को जो है अलायंस के नाम पर ठगा नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, देश की जनता को सही सही बताइए। आप ये मत बहाना बताइए कि आप संविधान बचाने के लिए एक साथ आ गए, आप देश बचाने, आप कहिए कि आप मोदी को हराना चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं, सत्ता आप लेना चाहते हैं, दिल्ली की सत्ता में आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए अलायंस किए। जनता को झूठ बोलकर ना बरगलाएं, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। बाकी तो आपको हक है, किसी भी पार्टी को हक है किसी से भी समझौता करने का। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद नीलू रंजन जी और मैं ऑडियंस की तरफ आऊंगा। ऑडियंस के सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी।
कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दो टूक विशेष आप देख रहे हैं, शनिवार और रविवार है तो इसलिए आज जो है ऑडियंस की बारी है, जनता की बारी है, देश के मतदाताओं की बारी है अपने सवाल नेताओं के सामने रखने का। और आज की शो में, आज की डिबेट में हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति में जो ऐसे अलायंस बन जाते हैं जो बिल्कुल अस्वाभाविक होते हैं, अननेचुरल अलायंस जिसको कहते हैं। क्योंकि अब चुनाव है तो सभी का लक्ष्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में जीत ले। लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह के जब अननेचुरल अलायंस होते हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि दो पार्टियां बिल्कुल विपरीत धारा में थी एक साथ आ जाती हैं, तो क्या ये जनता के साथ छलावा नहीं है, क्या ये धोखेबाजी नहीं है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, निखिल जैन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ विष्णु पाठक जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मुनीश रायजादा जी हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे, लेकिन अब जो हैं वो एक अलग पार्टी बना के आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने का लगातार काम करते हैं। मेरे साथ जो है नीलू रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलू रंजन जी, आपका कमेंट फिर मैं ऑडियंस पे जाता हूं। आपको लगता है कि ये जो इस तरह, वैसे भारत की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के अलायंस पहले भी होते रहे हैं। जनता पार्टी में जब इंदिरा गांधी आई, उसके बाद इंदिरा गांधी ने जब जो है आपातकाल लगाया, तब भी कई सारी पार्टियां एक साथ आ गई थी, उसको भी एक तरह से अननेचुरल अलायंस कहा गया, बिखर गया। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है ये चरम है? नहीं, देखिए, अननेचुरल अलायंस होता है और चूंकि ये चुनाव के पहले हो रहा है इसलिए आम जनता के हाथ में है कि वो इस अलायंस को स्वीकार करती है नहीं करती है। जो इसके पहले हम उदाहरण देखे हैं कि जो अलायंसेस बनी है वो साल 1.5 साल में बिखर गई सत्ता में आने के बावजूद। लेकिन चुनाव के पहले जो अलायंस हुए हैं, 2017 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जनता ने बिल्कुल नकार दिया। 2019 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, जनता ने बिल्कुल नकार दिया। 2019 में कर्नाटक में हुआ था, जेडीएस और कांग्रेस का, जनता ने बिल्कुल नकार दिया। तो जनता को मालूम है कि कौन नेचुरल है, कौन अननेचुरल है, कौन क्या कर रहा है। जनता आज समझदार है, 90% से एबव जो है साक्षरता दर हो चुकी है। और जो अनपढ़ हैं वो भी मोबाइल पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और पहले 10 साल पहले किसने क्या कहा था, पहले लोगों को मालूम नहीं होता था। तो बिल्कुल अवेयर है। लेकिन कई जो फैक्ट्स हैं जिसको जनता को पता होना चाहिए, जिस मामले में जनता जो है गुमराह हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टियां गुमराह करती हैं उनको, वो क्लियर होना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे सबसे पहला फैक्ट यह है कि ईडी को जो पीएमएलए का पूरा अधिकार दिया वो दिया मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मिला और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षों के खिलाफ। तो पता होना चाहिए कि जो ईडी में जो पीएमएलए कानून लाया गया, संशोधन करके ईडी को अधिकार दिया गया, वो 2009 में दिया गया। और 2009 में उसके पहले शिकायत जिसमें ये कहा गया कि भाई करप्शन से लेके 42 ऐसे मामले हैं जिसमें अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ईडी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। पी चिदम्बरम उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उस वक्त मिनिस्टर थे, फाइनेंस उस वक्त थे 2009 में, 2000 या होम थे जो भी है, तो उस वक्त आया था। पहला जो शिकार बना उसमें, जो पहली जो एफआईआर ईसीआईआर जो बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हुआ था, वो कांग्रेस समर्थित जो एक निर्दलीय विधायक झारखंड के मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा, उनके खिलाफ हुआ था पीएमएलए का। तो 2009-10 में हुआ था। तो ये मत कहिए कि भाई ये किसी और ने लाया है। दूसरी बात रही एजेंसियों के दुरुपयोग की, तो सीबीआई के दुरुपयोग की बात सबसे कही जाती है। लेकिन जिन राज्यों में सीबीआई जांच कर रही है, जिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच कर रही है, उन राज्यों में सीबीआई को किसी के खिलाफ जांच करने का अधिकार नहीं है। जनरल कंसेंट उन राज्यों ने वापस ले लिया है। यानी कि कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी भी वहां पे करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है तो सीबीआई उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। यानी कि वहां जो जांच हो रही है वो हाई कोर्ट मॉनिटर्ड है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्ड है।
और जब सीबीआई में एफआईआर है उसके बाद ईडी उसमें जांच कर रही है। तो ये कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी के खिलाफ कह दिया हो कि एफआईआर दर्ज कर लो, ईडी को कहते हैं कि भाई ईडी को भेज देंगे, धमका देते हैं और आ जाता है, तो ऐसा होता नहीं है। और ऐसा कहीं हुआ किसी मामले में, मैं बता दूं सिर्फ 2 मामले हैं जिसमें सेंटर के कहने पे एफआईआर दर्ज हुई है। एक दिल्ली का आबकारी घोटाला है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह सीबीआई के जुरिडिक्शन में आता है और यहाँ एक कांस्टेबल के खिलाफ भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है, बाकी जगह नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो है। और एक जो है वो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, जो पहले से जिसकी जांच चल रही थी, प्री इंक्वायरी चल रही थी, उसमें एफआईआर जाके बाद में हुई है। बाकी जितनी भी केसेस रजिस्टर हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भी केस सीबीआई ईडी को नहीं भेजा है। ओके। जिस केस की बात, जिस केस में फंस रहे हैं अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन दिए हैं, उसमें एफआईआर किसने करवाई? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करवाई कि हमारी जमीन हथियार लिया इन्होंने। उसमें एफआईआर दर्ज किसने की? रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो अगर वो एफआईआर दर्ज हुई तो क्या गलत एफआईआर दर्ज थी? वो जिस वहां पे माइनिंग स्कैम की बात की जाती है उसमें 150 एफआईआर दर्ज हैं। कल एक ईडी के छापे थे बिहार में, आरजेडी एमएलए के यहाँ, उनके खिलाफ 26 एफआईआर दर्ज हैं बिहार पुलिस में। सवाल यह है कि जब आपकी पुलिस जांच की, राजस्थान पेपर लीक घोटाला, उसमें राजस्थान पुलिस ने दर्ज की हुई एफआईआर। ओके, हाँ। तो जब आपकी खुद की एफआईआर है और उस पर जब जांच हो रही है, तो ये कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और उसका दुरुपयोग कर रहा है, ये गलत है। हो सकता है कि आप अपने एनसी का दुरुपयोग कर रहे हो और उस एफआईआर की ठीक से जांच नहीं हो रही। ओके, मैं सिर्फ एक बात, निखिल जी, मैं ऑडियंस पर आ जाऊँ, फिर आपके पास जब आएंगे तो आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो कुछ अभी नीलू रंजन जी ने कहा, मुझे लगता है नीलू रंजन जी के लिए इसलिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि नीलू रंजन जी कानून व्यवस्था, जांच एजेंसियां, इनको लेकर लंबे समय तक रिपोर्टिंग करते रहे और जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करते हैं उसके कारण इन्होंने कुछ फैक्ट रखे और उन फैक्ट की अहमियत आज की डिबेट में इसलिए है क्योंकि जो तमाम अलायंस बनते हैं विपक्ष के, वो ये कहते हैं क्योंकि हम ईडी और सीबीआई जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हो रहा है। निखिल जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस की ओर से मैं सवाल ले लूं तो उसके बाद जो है निखिल जी रिस्पॉन्ड करेंगे। जी हाँ, बताइए मैम, खड़े हो जाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम संस्कृति है। मेरा सवाल ये है कि हम नेचुरल, किनसे सवाल आपका? मेरा सवाल आरपी सिंह जी से है कि सर नेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं हम कांग्रेस को लेके, आम आदमी पार्टी को लेके। सर नीतीश कुमार जी ने जब बीजेपी छोड़ी थी पहले, तो आप ही के पार्टी के नेता अश्विनी कुमार जी ने बोला था कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, और आज जब वो वापस बीजेपी में जुड़ रहे हैं, तब क्या वो नेचुरल अलायंस का पार्ट नहीं है? जोरदार तालियां संस्कृति के लिए, जोरदार सवाल किया आरपी सिंह जी। हाँ, बैठिए सवाल अच्छा है, परंतु ये ध्यान रखिए, जब वहाँ पर चुनाव हुआ था तो हमारे साथ अलायंस में ही चुनाव हुआ था, वो हमारे साथ अलायंस पार्टनर थे, वो अपने आप को नेचुरल नहीं पा रहे थे जहाँ थे वो, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। ये तो विपक्ष ने उनको कैसे, अच्छा शब्द नहीं, कैसे खूंटी पे टांगने की कोशिश करी, तो इसलिए उनका दम घुट रहा था वहाँ पर। वो हमारे साथ ही जीते थे चुनाव, वो वापस इनके पास गए, फिर वापस हमारे पास आए, तो हमारे साथ ही हैं वो पुराने। यानी आपके साथ रहे तो नेचुरल, बाकी जाए तो अननेचुरल। मैंने कहा वो हमारे साथ जीते थे, मैंडेट हमारे साथ लेकर आए थे। वो ठीक है, वो फैक्चुअली शिवसेना भी हमारे साथ मैंडेट लेकर आई थी। ठीक है। बाद में उन्होंने महाविकास अघाड़ी के साथ जाकर अपना अलायंस किया। ओके, ठीक है, यहाँ से सवाल जी। सर मेरा सवाल विष्णु पाठक जी से है। माय नेम इज़ मोक्षा त्यागी। कि जहाँ पे आपको राजनीतिक लाभ मिला दिल्ली में, तो वहाँ तो आपने अलायंस कर लिया, लेकिन पंजाब में आपने सीट बंटवारा नहीं किया है, वहाँ पे आपने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया। ये किस हद तक ठीक है, और इसके लिए हम पब्लिक में आपकी क्या इमेज जाती है? हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, सब पार्टी सबसे गठबंधन की है। लेफ्ट का, अरे सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी उसमें नहीं आई थी। अरे हम बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट से गठबंधन किया, आपको पता है बच्चे? आपको नहीं पता? 1990 में कांग्रेस, 89 में कांग्रेस को हटाने के लिए इन्होंने लेफ्ट पार्टी जो राष्ट्रीय मोर्चा बना था उसमें भी गठबंधन की। इसलिए कोई ये कहेगा कि हम आप जो कह रहे हैं ना फैक्चुअली, एक मिनट विष्णु पाठक जी, आप जो कह रहे हैं, एक मिनट सर, एक मिनट विष्णु पाठक जी, आप जो कह रहे हैं गठबंधन नहीं किए थे, विष्णु पाठक जी, सर एक मिनट, ये अलग बात है। विष्णु पाठक जी, एक मिनट, मैं कुछ और कह रहा हूँ। विष्णु पाठक जी, आप जो कह रहे हैं ना वो 100% सही है, लेकिन सवाल ये है, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी इसलिए थी कि वो देश की राजनीति को बदलने आई थी, वो खुद बदलने नहीं आई थी कि जैसे बाकी पार्टियां वो वैसी हो जाए। आप देश की राजनीति को बदलने आए थे सर। अशोक जी,
अशोक जी, इस बच्चे का सवाल अभी इन्होंने कहा था, मुनीष जी ने कहा था कि हम 40% फर्जी कागज लोगों को ये करके, तो ऐसे ऐसे लोग थे उस समय जो अभी आप ये अपना पॉलिटिकल पार्टी बना करके ये कैसे कहेंगे कि हम फ्रेश काम कर रहे हैं। जब ये हमारे साथ थे तो ये फर्जी रिकॉर्ड, ये फर्जी आंकड़े लेकर के ये जगह जगह लोगों को भड़काते थे। इसी तरह की माहौल आज भी है। देखिए दिल्ली में जो समस्या है, क्या भड़काते थे सर नेता, तो अभी इन्होंने कबूल किया ना, इन्होंने कबूल किया, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। ऐसे सब लोग को करना चाहिए। आगे जो अभी सत्ता में उनको भी करना चाहिए, जैसे कि मैंने फलाने टाइम में इतना घोटाला किया। आगे चल के बीजेपी आरपी सिंह साहब भी कहेंगे 2024 के बाद कि हमने गलत ईडी केस में आपको फंसाया, करेंगे। हाँ, बोलिए। मुझे बच्चे का सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए इसमें ये है, और भी सवाल, मुझे अभी बहुत सारे सवाल है, डिस्टर्ब करते रहे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सवाल जवाब जो है छोटे, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल आप तक आए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए नहीं, अभी जो एलाइज है, एलाइज महाआवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो और व्यवस्था है, उसको इन्होंने आप ये बताइए कि आप चाहेंगे कि अग्निवीर बनना? आपके माता पिता यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद सरकार कहेंगे कि 15-20 हज़ार रुपए में नौकरी कर लो, आप क्या दिक्कत है? आप नहीं करेंगे? नहीं, ये लड़ाई उस चीज की है, ये लड़ाई उस चीज के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम अपना एजेंडा छोड़ करके हम गठबंधन किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, व्यवस्था को प्रश्न उठा रहे हैं। ये राजनीति में किस हद तक गिर सकते हैं दिख रहा है। ओके ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ, वो सुनिए, वो डिबेट विषयांतर हो जाएगा। आपने कहा, उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी, ओवरहोल ऑफ द सिस्टम करने आई थी, और इससे ज्यादा पद की लालसा और लालच, और जिस ढंग से इन्होंने यू टर्न लिया, इन्होंने सबसे पहले चंदा खाया, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी के नाम पे सारे सिस्टम ध्वस्त कर दिए, आंतरिक लोकपाल इन्होंने ध्वस्त किया। सबसे बड़ा धोखा यदि भारतीय राजनीति में किसी व्यक्ति ने या किसी पार्टी ने छोटे से समय में किया तो वो आम आदमी पार्टी है। और इसके बाद इतना स्केप्टिकल हो गए हैं लोग विश्वास नहीं करते। आज हम सच्चे मूल्यों की बात करते हैं अशोक जी, तो लोग कहते हैं यार 10 साल पहले तो ये भी बोलते थे ये लोग, तो लोगों ने विश्वास उठ गया लोगों। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा बेनीपुरी है। मेरा सवाल विष्णु जी और निखिल जी दोनों से, क्योंकि यहाँ बात अलायंस की हो रही है, तो क्या हम ये मान लें कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी से? क्या डर के अलायंस बना? क्या वो जल्दी से हिंदुस्तान के दूसरे कोने में अभी बिहार में इन्होंने जेडीयू से गठबंधन किया, वहां अजीत दादा पवार को तोड़ करके गठबंधन किया। क्या भारतीय जनता पार्टी और इतनी ताकतवर पार्टी डर गई क्या वहां पॉलिटिकल पार्टी से, जो जेडीयू से या दूसरी पार्टी से या लोक जनशक्ति पार्टी से? संक्षेप में मैंने कहा, मुझे बहुत निखिल जी, क्या आप लोगों को आम आदमी पार्टी से इसलिए गठबंधन करना पड़ा क्योंकि ममता दीदी खुद कह रही हैं कि जो है 40 से कम सीटों में कांग्रेस सिमट जाएगी? वो ममता दी का असेसमेंट होगा, लेकिन बात यह है कि आज देश की जितनी भी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, अगर वो सारे अपने डिफरेंसेस भुला के साथ में आ रही हैं, तो आप लोग को भी देखना चाहिए कि एक खाली एक राजनीतिक वोट लेने के लिए नहीं है, इट इज टू सेव डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अभी लेफ्ट पार्टी ने कह दिया कि वायनाड का रास्ता मत देखो यहाँ पर, अभी कहा एनी राजा लड़ेंगे यहाँ पर, और एकमात्र विधायक था कांग्रेस का बंगाल में, उसको टीएमसी लेगी अपने यहाँ। ओके सर मैं जल्दी से सवाल ले लूँ कुछ। मेरा सवाल डॉक्टर रायजादा जी से है। जैसा उन्होंने कहा कि पहले वो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, अब उन्होंने नई पार्टी बनाई है, तो हम उन पे ट्रस्ट क्यों करें? क्योंकि केजरीवाल जी ने भी ये वादे किए थे, अब रायजादा जी ये वादे कर रहे हैं, तो उन पे हम ट्रस्ट क्यों करें? मैं एक मिनट, मैं कुछ सवाल और ले लूँ, उसके बाद मैं सबसे जवाब ले लूँगा। हाँ नमस्ते, मेरा नाम विनोद है। मैं आरपी सिंह जी से सवाल पूछना चाहूँगा कि 2017-18 में जब अरुण जेटली जी थे, तो फिनांस बजट में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मुद्दा उठाया था बहुत जोर शोर से। अभी रिसेंटली 15-16 फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजों ने लड़ा और उसको जीता, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। इस पे आपका टिप्पणी जानना चाहेंगे? और सवाल बताइए, कौन पूछना चाहता है? जल्दी से मैं सवाल ले लूँ, उसके बाद फिर मैं इनके जवाब, मैं उस तरफ आ रहा हूँ जल्दी से। सर इन्होंने कहा कि आपको, सर नीलू जी से मेरा सवाल है कि सब लोग जो है अपने डिफरेंसेस अगर मिटाकर जो है वो एक साथ पार्टी बनाते हैं, तो इस चीज़ को हमें जो है वो देखना चाहिए कि अच्छी चीज़ है। बट
क्या पार्टी अलग अलग बनी ही इसलिए नहीं होती कि उनके पास डिफरेंसेस होती हैं, अलग अलग विचारधारा होते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। और एक ईडी की भी बात कही गई कि ईडी जो है वो किसी के प्रेशर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर पे किसी के घर में नहीं जाती है। पर अगर किसी के पास 10-10 घंटे तक सवाल हो रहा है, कोई अभी भी सिसोदिया जी जो है वो अभी भी जेल में है, नहीं निकल पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने गलत नहीं किया होगा, मैं कह रहा हूँ क्या बीजेपी कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर क्या गलत नहीं कर रहा है जिसके घर ईडी नहीं जा रही है? अच्छा सवाल है, बैठिए और बता दीजिए जल्दी से, मैं सवाल ले लूं फिर मैं एक साथ आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा जो लोग रह गए। नमस्कार सर मेरा नाम निशी है। मेरा क्वेश्चन निखिल जी से है। सर आपने बोला कि जैसे ही करप्ट लोग बीजेपी में एंटर करते हैं उनकी फाइलें गायब हो जाती हैं, तो सर क्या आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो देश की न्याय व्यवस्था है वो बीजेपी के इशारों पे चल रही है? ओके इधर से सवाल फिर मैं रिस्पॉन्ड का मौका दूंगा जी। नमस्कार सर मेरा नाम सचिन है। मेरा क्वेश्चन सिंह साहब और सर आपसे है कि ये अग्निवीर के बारे में आपने बात करा था कि सिर्फ 4 साल के लिए सर्विस में रखना ये ठीक रहेगा या 4 साल से ज़्यादा बढ़ाया जाए? अग्निवीर ये बीजेपी डिसीजन 2022 में लेके आई थी, ये डिसीजन ठीक था आप दोनों के अकॉर्डिंग सर? ये ओके एक आखिरी सवाल यहाँ से फिर जो है रिस्पॉन्ड। हेलो सर, मेरा नाम आर्या गौर है और मेरा विष्णु पाठक सर से एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी का ओरिजिन जो था वो कांग्रेस की करप्शन के लिए हुआ था, लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कोलाइड हुए थे। ऐसी क्या सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस रहे कि दोनों पार्टी का कोलिजन हुआ और एक अलायंस पार्टी बनी? ओके ठीक है, तो सवालों का सिलसिला मैं यहाँ रोकता हूँ। नीलू रंजन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए फिर एक एक करके। हाँ नहीं सबसे पहले मैं वो रिस्पॉन्ड कर दूं कि जितने लोगों से पूछताछ होती है सबके खिलाफ चार्जशीट हो जाए, सब अरेस्ट हो जाए, जरूरी नहीं है। लिकर स्कैम में लगभग 300-350 लोगों से, मैं बता रहा हूँ 300-350 लोगों से पूछताछ हुई है। जो चार्जशीट हुई है मुश्किल से 2-3 दर्जन लोगों के खिलाफ हुई है। दूसरी बात कि मनीष सिसोदिया जी को भले अरेस्ट किया हो ईडी ने, लेकिन ईडी ने उन्हें जेल में नहीं रखा है, जेल में रखा है कोर्ट ने। अदालत में चार्जशीट कर दी, कोर्ट की प्रॉपर्टी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। यानी कि उनके जो आरोप, जो तथ्य रखे हैं ईडी ने सामने उनके खिलाफ जो हैं, अदालत उससे सहमत है कि इनको नहीं मिलना चाहिए। तो ईडी के कस्टडी में नहीं है, वो कोर्ट के ऑर्डर से जेल में है। तीसरी बात जो मैं क्लियर करना चाहा था कि जो इस अलायंस की ज़रूरत पड़ रही है, अनहोली अलायंस कहें, अननेचुरल कहें, जो भी कहें, उसके पीछे जो कारण है, जो ठोस कारण है ज़मीन पर जो दिख रहा है, जो 19 में दिखा था, उसे जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि पिछली बार 303 सीटों में से 224 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जहां उसको 50% से एबव वोट मिले थे। 14 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी को 14% से 50% ज़्यादा वोट मिले थे। विपक्ष के पास समस्या यह है कि अगर 50% पहुंचना है तो जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो उसके आसपास भी नहीं आ सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी को 57% वोट मिला था, 7 सीटें जीती थी। अगर ये दोनों एकजुट होते हैं तो 40-45 या जहां जा सकते हैं हराने की स्थिति में होंगे। अलग अलग होंगे तो बीजेपी के पास कहीं नहीं होंगे। तो अनहोली हो, अननेचुरल हो, चाहे जो भी करें, ये उनकी मजबूरी है कि ये साथ में आएंगे तो जिंदा रह सकते हैं, अलग अलग रहे तो खत्म हो जाए। ठीक है, मनीष राजादी जी आपसे एक छोटा पॉइंट। 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने जब्त किया है भ्रष्टाचारियों का, 1 लाख करोड़ रुपया। पिछली बार 5000 करोड़ था 10 साल पहले। एक दूसरी बात, कोर्ट ने 14 बार सिसोदिया साहब की बेल रिजेक्ट करी है, 14 बार। तीसरी बात, कोर्ट ने अपने यहाँ टिप्पणी करी, कहा 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है सिसोदिया साहब के मामले में। ये मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई मनी नहीं मिला, किसी तरह का एविडेंस नहीं मिला, आप क्यों जेल में रखे हुए? सुप्रीम कोर्ट के जज का यह भी वर्डिक्ट है। ये पता मिल जानी चाहिए थी। मेरे पास समय कम है, मुझे वाइंड अप भी करना। मनीष राजादी जी आपसे एक सवाल था कि आप पे आप कैसे भरोसा कर लें कि आप फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस ढंग से एक चैलेंजिंग सिचुएशन है पिछले काफ़ी सालों से, जिस ढंग से पॉलिटिकल एक सिस्टम अपना बन गया है जिसमें कट्स, करप्शन और क्राइम और उसके अलावा और भी कितने ही प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद कई बार लगता है कि अपने देश में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बिगड़ चुका है। तो देश के लोग क्या सोचे? मैं सोचता हूँ कि जब हालात बहुत डॉन्टिंग होते हैं, जब पानी खड़ा होता है, लेकिन उसमें अगर पत्थर फेंकेंगे आप, तब आप बदलाव ला सकते हैं। तो दिस इज अ गुड वे बिकॉज सिचुएशन इज डॉन्टिंग, सो लेट अस ट्राई फॉर गुड। निखिल जी आपका आखिरी कमेंट, कुछ सवाल आपसे थे, उन सबको समेटते हुए जी। तो बहुत सारी हमने बात करी बेल की, नेताओं का जेल जाने की, करप्शन की। इसमें थोड़ा सा मैं प्रोसेस बताना चाहूँगा, 2 मिनट लूँगा।
एफआईआर की वो बात कर रहे हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी ईडी कानूनी प्रक्रिया अपने तौर पे शुरू नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है, लेकिन एफआईआर कोई पार्टी कोई सरकार नहीं करवाती। आप अगर थाने में जाके बोलेंगे कि निखिल ने मेरी संपत्ति चुराई है तो थाने वाले को उस पर एफआईआर लॉन्च करनी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है एफआईआर हुआ तो सरकार ने कुछ करा हुआ है। दूसरी चीज़, जो ईडी का पीएमएलए कानून है, पीएमएलए कानून में क्योंकि आपने बोल दिया कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी व्यक्ति के खिलाफ हम उसे गिल्टी प्रिज्यूम करेंगे, कोर्ट के हाथ में कोई डिस्क्रेशन नहीं रह जाता ज़्यादा। अगर या तो कोर्ट को दिखे बिल्कुल ही रद्दी, बिल्कुल ही झूठा केस है, और इतना हमारी एजेंसीज को मैनिपुलेट करने आता है कि वो बिल्कुल रद्दी झूठा केस सवाल उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था हेमंत सोरेन के मामले में रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कराई थी एफआईआर हेमंत और रांची की पुलिस ने लिखी। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर करवा रही है रांची की, आपकी सरकार है वहां, तो इसका मतलब कुछ तो मैं हेमंत सोरेन के स्पेसिफिक मैं जनरल बात कह रहा हूं, जनरल बात करप्शन के मामले में आप में से कोई भी करवा सकता है, ईडी उस पे इन्वेस्टिगेशन को लेगी। सर मुझे लगता है आपने कह दिया तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि सब पीड़ित है कि लोग जाते हैं फाइल लिखी नहीं जाती पुलिस की। लेकिन एक छोटा सा मिनट, जल्दी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और आपने मान लिया कि आदमी अपराधी है तो कोर्ट के हाथ में वो डिस्क्रेशन नहीं रहता कि कोर्ट उन्हें बेल दे सके। और किसी भी मुकदमे में कोर्ट कहता है कि तुमने जेल में क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे कोर्ट को कहना पड़ता है मैं बेल कैसे दूं। चलिए ओके विष्णु पाठक जमानत पे विष्णु पाठक जी थोड़ा सा विषयांतर थोड़ा सा हम विषयांतर चलेगा। मुझे लगता है ये जो ईडी प्रक्रिया चल रही है, एक बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बड़ी दमखम से और बड़ी सफाई से बोलती है, क्योंकि बड़का जुट्ठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। झूठ वो हमसे हमारी सच से बढ़िया तरीके से झूठ आपके सामने परोस देते हैं। आप लोग यूथ हैं, आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग समझिए पढ़िए, ये हम लोग को बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि बड़का झूठा पार्टी का ये करतूत है। वैसे पाठक जी, जिस तरह से आपने शीला दीक्षित को देश की भ्रष्ट मुख, उससे बड़ा झूठ मुझे लगता है कोई और बोल नहीं सकता भारत की राजनीति में। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। मुझे सर उतना ही कहना है कि निखिल आधा सच बता रहे हैं। ये सबके सब लोग कोर्ट गए थे, सारी पार्टियां मिलकर कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगाई कि ये गलत है, कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने कहा जाइए बाहर, आप भ्रष्टाचार के साथ हैं क्या। और जो मैंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया जब्त किया, ये बड़ी फिगर है। और 338 करोड़ रुपए का मामला टिप्पणी कोर्ट की टिप्पणी है मनीष सिसोदिया के मामले में। सत्येंद्र जैन के मामले में सत्येंद्र जैन के मामले में 21 बार कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की, मनीष सिसोदिया के मामले में 14 बार और संजय सिंह के मामले में 7 बार। और एक और चीज बताता हूँ, एक इनमें सबसे बड़ा किंग पिन है विजय नायर। वो विजय नायर वो था जिसने सारा खेल रचा, आम आदमी पार्टी का किंग पिन था। उसको इन्होंने कैलाश गहलोत जो दिल्ली का मंत्री है उसका बंगला दे दिया था। कैलाश गहलोत अपने बंगले में रहता था। थोड़ा सा मेरे पास 30 सेकंड है सर, मेरे पास 30 सेकंड है विषय। नहीं सुनिए मुझे वो ये लंबी बहस नहीं सर सुनिए प्लीज। नहीं ये सुनिए ये छोटी सी बधाई देना चाहता हूँ। खानविलकर जी जिन्होंने पीएमएलए केस में जजमेंट दी थी वो अभी लोकपाल नियुक्त हुए हैं, तो उन्हें बधाई है। ओके चलिए ठीक है। ओके आरपी सिंह जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। अब ये अलायंस बन गया, होली कहिए, अनहोली कहिए, अननेचुरल कहिए, क्या ये चुनौती है बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में? अभी आपको नीरू जी ने बताया कि 224 सीटों पे लोगों ने हमको 50% से ज्यादा का आशीर्वाद दिया था। इस बार हमारा टारगेट 350 सीटों पर 50% से ज्यादा का है। हम उस आशीर्वाद की तरफ बढ़ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स हैं, जो मैंने जन कल्याणकारी स्कीम बताई उसको लेकर, और ये जो हम अपने देश की इकोनॉमी को 5वें नंबर की इकोनॉमी पे ले आए और 3रे नंबर की इकोनॉमी पे लेकर जाने जाते हैं। ये जितना युवा बैठा है ये तय करेगा कि 3रे नंबर की इकोनॉमी होना चाहिए। ओके सर, मुझे लगता है देखिए अलायंस बनाने का हक तो किसी भी पार्टी को है, लेकिन जब जनता को लगता है कि ये अननेचुरल अलायंस है तो जनता के पास एक ताकत होती है और वो वोट की ताकत होती है। पॉलिटिकल पार्टियां गठबंधन बना सकती हैं, सीटों का शेयरिंग कर सकती हैं, अलायंस कर सकती हैं, अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर सकती हैं, लेकिन अगर अनहोली अलायंस है, अननेचुरल अलायंस है तो फैसला तो आपको करना है। आप उसको वोट देते हैं नहीं देते, ताकत आपके हाथ में है, ताकत इनके हाथ में गठबंधन बनाने तक है, सरकार बनाने की ताकत आपके पास है। उस ताकत का सही से इस्तेमाल कीजिए, ये बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सब लोग आए और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 विशेष में आज बस इतना ही। आपसे अगले शनिवार रविवार को फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।